हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हमारी जितनी भी फिजिक्स है। फर्स्ट शॉर्ट में हम लोग पूरी फेज कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे कितने चैप्टर हैं? 4 न्यू चैप्टर हैं। जितने भी चैप्टर हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, यानी कि हमारा एकदम फास्ट टैग डिवीजन उस हिसाब से चलेगा जैसे कि हर एक टॉपिक को न्यूमेरिकल तुम देखना उसमें कितनी भी हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जितनी भी डेफिनेशन वगैरह जो भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो सारे मैं बताता चलूंगा कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है प्रकाश, और प्रकाश के दो पार्ट होते हैं, एक होता है परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। सबसे पहले इसमें आता है परावर्तन। ठीक है, तो देखो परावर्तन पढ़ने से पहले हम प्रकाश के बारे में डिटेल पढ़ते हैं कि प्रकाश क्या चीज होती है। तो देखो प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है, यानी कि प्रकाश ऐसी ऊर्जा होती है कि जिसके कारण हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, बताओ, देख सकते हैं। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा होती है जिसके कारण क्या होती है, हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अब एक चीज देखो, प्रकाश हम ये कहते हैं, इसमें दो चीज और आती हैं, दो वर्ड आते हैं। एक आता है इसमें क्या, दीप्त, और एक आता है क्या, अदीप्त। तो देखो दीप्त और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? दीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं यानी कि जिनका खुद का प्रकाश होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर सन होता है हमारे पास, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दीप्त बोलते हैं। ठीक है, अदीप्त में कौन सा आ जाता है? जैसे कि हम बोलेंगे मून, तो मून कैसी होती है हमारे पास? अदीप्त होती है, क्योंकि उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो किसके कारण चमकता है? सन के कारण चमकता है। अगर क्वेश्चन में ऐसे टिकना आ भी सकता है कि इसमें से कौन सा दीप्त है, अदीप्त कौन सा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हमारे पास दीप्त अदीप्त हो गया। प्रकाश के बारे में पता चल गया कि प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ से दीप्त अदीप्त के कारण तो हमने यहाँ से क्या पढ़ लिया, प्रकाश के बारे में पता चल गया प्रकाश क्या होता है। अब एक चीज देखो, जब प्रकाश किसी भी पार्ट पर पड़ता है तो वहां से एक चीज निकल के आती है हमारे पास, एक होता है परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। जैसे कि हमने कहा, कोई अगर हमने ऐसा सरफेस ले लिया कि अगर उस सरफेस में एक नीचे वाला एरिया पर क्या कुछ ना कुछ लेयर लगी होती है, और ऊपर से एक पृष्ठ कैसा हमारे पास, चिकना है। चिकनी का मतलब क्या है? वहां से किरण आकर के टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट सकती है, तो उसको बोलेंगे वहां पर क्या होता है, परावर्तन होता है। उसी प्रकार से अपवर्तन पढ़ेंगे तो अपवर्तन में क्या होता है कि अपवर्तन में अब हमेशा एक तरफ लेयर नहीं लगी होती, वो ग्लास कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, उसमें से प्रकाश की किरण क्या हो सकती है, आर पार जाती है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे भाई, प्रकाश के परावर्तन से स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड पॉइंट पर आ जाएगा हमारे पास अपवर्तन। अपवर्तन हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि हमने को ये क्या लिया, ऐसा पृष्ठ लिया जिसमें नीचे की तरफ क्या लगी हुई है, लेयर लगी हुई है। ठीक है, अब मोस्टली लेयर जब लगाते हैं, जैसे कि हमने घरों में देखा है, समतल दर्पण लेते हैं तो उसमें लेयर किसकी लगी होती है, रेड ऑक्साइड की लगी होती है। यानी कि वो लेयर ऐसी लग जाती है जो कि प्रकाश को क्या कहानी होने देती है, उसको पार होने नहीं देती है। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, जब ये चिकना पृष्ठ है तो हम कहेंगे यहाँ से जब इस पर प्रकाश पर कोई किरण डाली जा रही है, क्या डाली जा रही है, प्रकाश की किरण। ठीक है, अब ये जब ये किरण ये क्या हो रही है, बताओ, यहाँ से आ रही है, तो इस किरण का नाम क्या बोलते हैं, बताओ, आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, बताओ, आपतित किरण। लेकिन जब ये टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होता है, वापस उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। अब देखो लौटने वाली किरण, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा भाई, परावर्तन ही तो पढ़ रहे हैं, तो उस वाली किरण का नाम क्या हो जाता है, परावर्तित किरण। ठीक है, तो इस वाली किरण को क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तित किरण बोलते हैं। भाई एक चीज देखो, इन दोनों किरणों के बीच में क्या होता है, एक अभिलंब होता है। क्या होता है इनके बीच में, एक अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ, यहाँ पर अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब, जो कि इस पृष्ठ पर कितने का एंगल बनाता है, 90 का एंगल बनाता है। ठीक है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी बनता है, वो न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसको हम अभिलंब बोलते हैं, आपतित बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित। तो यहाँ से एक हमारे पास प्रकाश का जो परावर्तन है उसकी एक डेफिनेशन निकल के आती है कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है, किसी चिकनी पृष्ठ पर टकराती है, और टकराने के बाद क्या होता है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। भाई परावर्तन की डेफिनेशन बन गई हमारे पास क्या, कि जब कोई प्रकाश की किरण आएगी, टकराने के बाद कहाँ जाएगी, वापस उसी माध्यम में जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो भाई, यहाँ से आगे हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया। परावर्तन में ये चीज क्लियर होगी कि नहीं हो गई? अब यहाँ से मैं आपको डेफिनेशन तो लिखाऊंगा नहीं क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। आपने ये सारी चीज तो पढ़ी है, हम यहाँ से रिवीजन करेंगे कि परावर्तन क्या होता है, नियम वगैरह क्या होते हैं। देखो यहाँ से इसके नियम आते हैं, यानी कि इसके नियम कितने होते हैं, बताओ, इसके नियम होते हैं 2। कितने नियम होते हैं, 2। इसकी कितने सिंपल नियम, देखो सबसे पहले पहला वाला नियम क्या कहता है, एक चीज और बताओ, देखो इसमें एक मिस रह गया कि यहाँ पर एक एंगल बनता है और एक एंगल यहाँ पर भी बनता है, तो इन दोनों एंगलों का नाम क्या होता है, जब कोई भी आपतित किरण आती है तथा एक अभिलंब होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, जिसको हम डिनोट करते हैं एंगल आई से।
और एक चीज देखो, परावर्तित किरण और अवलंब के बीच में एक एंगल बनता है एंगल आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण या परावर्तित कोण, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण, ठीक है। तो इसको हम किससे नोट करते हैं, एंगल आर से। तो अब एक चीज देखो, सबसे पहला वाला जो नियम है वो नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और एक परावर्तित किरण और तीसरा क्या है, अवलंब। एक चीज बता दो, डायग्राम से पता चल रहा है किस पर मिलते हैं, वो एक ही तल पर मिलते हैं। वो कौन सा नियम हो जाता है, हमारा पहला नियम हो जाता है। 3 पॉइंट हैं, एक तो आपतित किरण, एक परावर्तित किरण और तीसरा अवलंब, तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, मिलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा नियम होता है, परावर्तन का पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या कहता है इसका, दूसरा नियम होता है कि जो हमारे पास आपतन कोण होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। जहां पे मैंने लिखा एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। यानी कि एंगल आई बराबर क्या हो जाता है, एंगल आर। दोनों नियम क्लियर हो गए। प्रकाश का परावर्तन पड़ा, परावर्तन की डेफिनेशन क्या होती है, इसके दोनों नियम होते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर के होता है। और पहला नियम क्या होता है इसका, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों कहां पर मिलते हैं, एक ही तल पर मिलते हैं। यहां से ये जो नियम होता है हमारे पास सेकंड वाला, एंगल आई बराबर एंगल आर, इस पर ये क्वेश्चन बनता है। कैसे कि आपके पास क्वेश्चन देखो, यहां से न्यूमेरिकल देखो कि जैसे उसने दे दिया कि भाई एंगल आई यानी कि आपतन कोण आपके पास दे दिया कितना, जैसे मैंने बोल दिया 45 डिग्री है, तो वो आपसे पूछ सकता है कि परावर्तन कोण कितना होगा। क्या पूछ लेगा वो, परावर्तन कोण। तो एक चीज बताओ मेरे को, परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यहां से एक और क्वेश्चन किस हिसाब से बन जाएगा कि वो आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि किसी भी पृष्ठ के साथ, किसके साथ, पृष्ठ के साथ आपतित किरण कितने का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। यहां पे देखो मैंने लिखा आपतित किरण किसके साथ बताओ, पृष्ठ के साथ, किसके साथ, पृष्ठ के साथ कितने का एंगल बनाती है, 30 अंश का कोण बनाती है। तो एक चीज बताओ, आपतन कोण यानी एंगल आई का मान कितना होगा, अगर वो एंगल आई पूछता है। तो एक चीज बताओ मेरे को, जब ये आपके पास 30 दे रखा है, एंगल आई आपसे पूछ रहा है, तो मैंने अभी बताया था यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना बनता है, 90 बनता है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, जो 30 प्लस आई किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर। तो यहाँ से हम कैसे सॉल्व कर लेंगे इसको, 30 प्लस आई बराबर कितना, 90 हो गया। तो यहाँ से हम एंगल आई बराबर निकालेंगे, 30 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30। और यहाँ से हम एंगल आई बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 अंश। तो यहाँ से हमने कहा कि जो एंगल आई है वो कितना निकल के आ गया हमारे पास, 60 अंश निकल के आ गया। तो एंगल आई 60 है तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 हो जाएगा। यानी यहाँ से आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे हो जाएंगे, दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों चीज निकाल सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से इस हिसाब से पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो भाई, अब इसके बाद हमने पढ़ लिया यहाँ से प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन की डेफिनेशन हो गई और उसके नियम हो गए, क्या क्या चीज होती है, उससे सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखो, जो परावर्तन होता है वो हमेशा किनके बीच में होता है, वो हमेशा होता है दर्पणों के ऊपर। परावर्तन हमेशा किससे होता है, दर्पण से होता है। दर्पण का मतलब क्या हो गया कि दर्पण हमेशा एक तरफ से कैसा होता है, वो उसका पृष्ठ चिकना होता है, एक तरफ उसकी क्या लगी होती है, लेयर लगी होती है। यानी कि किरण उससे टकराती है, टकराने के बाद क्या हो जाती है, लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो देखो यहां से हम क्या पढ़ेंगे, दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण होते हैं ऑलवेज 2 प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है इधर हमारे पास कौन सा वाला दर्पण बताओ, समतल दर्पण, और दूसरा कौन सा होता है, गोलीय दर्पण। कौन सा होता है, गोलीय दर्पण। अब एक चीज देखो भाई, हमारे पास 2 दर्पण हो गए, एक तो होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का मामूली सा पार्ट होता है, उस वाले पार्ट को हम यहाँ से पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का बहुत अधिक पार्ट होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले समतल दर्पण, तो सबसे पहले हम समतल दर्पण की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, देखो समतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसका सरफेस एकदम कैसा रहता है, प्लेन रहता है। कैसा होता है, प्लेन, यानी कि ना तो उसमें कोई मोड़ाव होता है, यानी ना वो वक्रित होता है। तो हम क्या बोलेंगे, एकदम कैसा होता है, इसका एरिया प्लेन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समतल दर्पण कहते हैं। अब इसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या क्या आते हैं, पहले तो इसकी डेफिनेशन होगी समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट आता है कि इससे प्रतिबिंब बनने वाला कैसा होता है। तो ध्यान रखना, इसमें ऑलवेज इस पे क्वेश्चन होता है कि सदैव कैसा बनता है इसका प्रतिबिंब। इसका प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है बताओ, आवासी तथा सीधा होता है। कैसा होता है, आवासी तथा सीधा। फर्स्ट कंडीशन इसकी आती है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, आवासी तथा कैसा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसमें सेकंड कंडीशन क्या आती है
कि हमेशा प्रतिबिंब इसमें कैसा होता है, जितनी बड़ी वस्तु होगी यानी कि वस्तु के बराबर बनेगा। आकार कैसा होता है इसका, हमेशा वस्तु के बराबर होता है, आकार वस्तु के बराबर होता है, यानी कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा क्या होता है, इसका प्रतिबिंब होता है। ठीक है, इसमें एक चीज होती है कि यानी कि जो वस्तु होती है उसका जो लेफ्ट होता है और एक होता है उसका राइट। तो देखो वस्तु का जो लेफ्ट और राइट होता है यानी कि उसका प्रतिबिंब का क्या हो जाता है, जो राइट होता है उसका वो लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट वाला क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। यानी कि लेफ्ट राइट कैसे हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। हमेशा समतल दर्पण में जो वस्तु होगी उसका जो लेफ्ट होगा वो तो बन जाता है राइट, और जो लेफ्ट वाला राइट बन जाता है और राइट वाला क्या बन जाता है, लेफ्ट बन जाता है। अब एक चीज देखो, यहां से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट कितने हो गए, 1 2 3 यानी 3 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए कि समतल दर्पण के बारे में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। उसके बाद देखो एक चीज, यहां से समतल दर्पण में और कौन सी कंडीशन आती है, और कंडीशन हम पढ़ेंगे कि जितने प्रतिबिंब के आगे यानी दर्पण के आगे हम खड़े होंगे, यानी वस्तु जितनी दूरी पर होगी प्रतिबिंब भी अंदर उतनी ही दूरी पर क्या होता है, बनता है। प्रतिबिंब हमेशा जितनी दूरी पर अगर यहाँ पर वस्तु खड़ी हुई है तो प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर ही कहां पर बनता है, अंदर की ओर बनता है। एक कॉन्सेप्ट ये वाला हो जाता है। और कॉन्सेप्ट हम बनाएंगे तो और ऐसे भी बन सकते हैं हमारे पास कि जितना एंगल से, यानी मैंने बोला अगर वस्तु को मैं पीछे की ओर उतना हटाऊंगा तो प्रतिबिंब भी क्या हो जाता है, उतना ही पीछे की ओर क्या हो जाता है, हट जाता है। तो यानी कि यहां से ये सारी कंडीशन पढ़ ली नहीं पढ़ी, समतल दर्पण की मेन कंडीशन इसमें ये चीज याद रखनी है कि जो इसका समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सदैव कैसा बनता है, आभासी तथा कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि कौन से वाले दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। तो एक तो समतल का क्लियर हो गया। अभी हम यहाँ पे गोलीय दर्पण में पढ़ेंगे, वहां पे उसका टाइप होता है तो उधर से भी समझना है। तो यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट उठेंगे। ठीक है, और एक चीज और आती है इसमें कि जो समतल दर्पण हमारा होता है उसकी एक चीज होती है यहाँ से फोकस, क्या होती है, फोकस। अभी आगे हम क्लियर करेंगे फोकस क्या होता है। तो देखो यहाँ से जो इसका फोकस होता है, तो एक चीज याद रखना, इसका फोकस ऑलवेज कैसा होता है, अनंत होता है। यानी कि इसकी जो फोकस होती है समतल दर्पण की वो क्या होती है, हमेशा इनफाइनाइट होती है। समतल दर्पण की जो फोकस होती है, फोकस दूरी कैसी होती है, हमेशा अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, तो यहां से आगे कॉन्सेप्ट हो गए। अब इसको देखना है, नोट करना है, नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो समतल दर्पण हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं किसमें, बताओ, गोलीय दर्पण पर। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देखो भाई, गोलीय दर्पण हमेशा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यहां से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है कोई भी एक कांच का ऐसा खोखला गोला जो कैसा हो हमारे पास, परावर्तक पृष्ठ हो उसका, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी पृष्ठ है हमारे पास, उसका पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय होता है, उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, गोलीय है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब इस गोले में से मैंने 2 हिस्से कर दिए, क्या कर दिए, 2 हिस्से। जब इसमें से मैं 2 पार्ट कर दूंगा, एक पार्ट को उठाकर के लाया मैंने इधर की तरफ रख दिया, और एक पार्ट को उठाकर के लेके आया और मैंने इधर की तरफ रख दिया। ठीक है, 2 पार्ट रखे। मैंने कहा अगर मैं एक पार्ट में तो अंदर की तरफ लेयर लगा देता हूं इस हिसाब से, और इस वाले पार्ट में मैं कहां पर लेयर लगा देता हूं, बाहर की ओर लगा देता हूं। ठीक है, तो यहां से ये निर्माण हो जाएंगे 2 दर्पण। इस वाले दर्पण का नाम क्या होगा, इस वाले दर्पण का नाम क्या होगा, तो देखो इस वाले दर्पण का नाम क्या होगा, तो सबसे पहले इस वाले दर्पण को बोला जाता है उत्तल दर्पण। क्या बोला जाता है, उत्तल दर्पण। इस वाले दर्पण को बोला जाता है अवतल दर्पण। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहां से उत्तल दर्पण की डेफिनेशन बनाएंगे, इससे हम बनाएंगे अवतल दर्पण की डेफिनेशन। तो देखो सिंपल डायग्राम से बनाएंगे। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है भाई, उभरा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, उभरा हुआ, तथा जो लेयर लगी होती है वो कहां पर लगी होती है, अंदर की ओर लगी होती है, उसको क्या बोला जाता है, उत्तल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण की डेफिनेशन आएगी, जिसका परावर्तक और परावर्तक तल कहां पर होता है, अंदर की ओर होता है, उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जिसमें जो लेयर लगी होती है वो कहां पर लगी होती है, बाहर की तरफ लगी होती है। उसके डायग्राम भी ये हो गए। ठीक है, तो यहां से दोनों दर्पण कंप्लीट हो गए ना। अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, डेफिनेशन क्लियर हो गई, डेफिनेशन दोनों की क्या है। ठीक है, तो यहां से इन दोनों की हमारे पास क्या होगी, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यहां से क्या आता है
कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, तो इनके बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे मेन होता है हमारे पास कौन सा वाला दर्पण, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की हम सारी डिटेल पढ़ेंगे, जितनी भी कंडीशन है कि इससे इमेज कैसी बनती है, वस्तु को कहां पे रखा जाए और किधर की तरफ उसकी कितनी इमेज बनेगी, तो उस हिसाब से हमें क्या पढ़ना है, अवतल दर्पण के बारे में पूरी की पूरी डिटेल पढ़नी है। उससे हम यहाँ से क्या पढ़ेंगे, रिलेटेड अवतल दर्पण को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो दोनों को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आगे हमारा स्टार्ट हो जाता है क्या, अवतल दर्पण। तो देखो यहाँ से आगे अवतल दर्पण पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो अवतल दर्पण क्या होता है, अभी बताया था मैंने, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, बाहर की ओर क्या लगी होती है, लेयर लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। यानी कि अवतल दर्पण के बारे में पता चल गया क्या चीज होती है। अब एक चीज सुनो, यहां से इसकी डेफिनेशन पता चल गई। अब हम यहां से पढ़ेंगे सर इसमें नाम क्या क्या होते हैं, इसकी पूरी की पूरी क्या पढ़ते हैं, डिटेल पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज होती है। तो देखो डायरेक्टली वो डेफिनेशन पूछ लेता है यहां से कि ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और इनके बारे में वक्रता दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, तो उनकी डिटेल हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो देखो एक चीज, सबसे पहले ये हमने बनाया अवतल दर्पण। तो सबसे पहले मोस्ट पॉइंट आता है इसमें कि ध्रुव क्या होता है। तो एक चीज सुनो, जो अवतल दर्पण का एकदम मध्य बिंदु होता है, क्या होता है, मध्य बिंदु। जो कितनी सिंपल डेफिनेशन है, अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको बोलते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं उसको, ध्रुव कहते हैं, जिसको हम किससे नोट करते हैं, पी से करते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, डेफिनेशन पूछ सकता है कि ध्रुव किससे कहते हैं, भाई दर्पण का ध्रुव क्या होता है, अवतल दर्पण का ध्रुव क्या होता है, उत्तल दर्पण का ध्रुव क्या होता है। लेकिन हमें डायरेक्ट अपनी डेफिनेशन कैसे बनानी है, यहीं पे याद रखना है, डायग्राम भी बना के दिखाना है कि अवतल दर्पण इस हिसाब से हो गया, इसका जो मध्य बिंदु होता है दोनों तरफ से बराबर दूरी के जो मध्य में आएगा उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें ध्रुव की डेफिनेशन पता चल गई। ध्रुव क्या होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसके बाद आती है हमारे पास क्या, वक्रता, यानी कि हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, एक चीज बताओ मेरे को, यहां से हमने पढ़ा था एक गोला, क्या पढ़ा था अभी, खोखला गोला। उस खोखले गोले का एक केंद्र होता है, क्या होता है भाई, केंद्र होता है। अब मैंने आपको बताया था इसका एक केंद्र होता है, तो जब इसमें से यहाँ पर क्या किया था, इसका पार्ट किया था नहीं किया था, तो मैं कहूंगा जो अवतल दर्पण है, जिस गोले का क्या होता है, हिस्सा होता है, उस हिस्से का जो केंद्र होता है, उस केंद्र को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वक्रता केंद्र। यानी कि एक चीज पढ़ी हम लोगों ने कि जिस गोले में से इस हिस्से को निकाला गया है और उस गोले का जो केंद्र होता है, उस वाले केंद्र को यहाँ पर क्या बोला जाता है, वक्रता केंद्र बोला जाता है, जिसको हम किससे नोट करते हैं, सी से नोट करते हैं। यानी इसका नाम क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। यानी कि यहां से हमने एक चीज पढ़ी ध्रुव, और दूसरी चीज क्या पढ़ ली हमने, वक्रता केंद्र। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या, कि जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। तो देखो एक रेखा खींची हमने जो कहां से जाती है, वक्रता केंद्र ध्रुव से। तो डेफिनेशन इसी हिसाब से बनानी है, जैसे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष बोला जाता है। यानी कि वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र ध्रुव से जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। 3 पॉइंट हो गए हमारे पास, एक ध्रुव कंप्लीट हो गया, वक्रता केंद्र कंप्लीट हो गया और मुख्य अक्ष कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्या, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु मतलब एकदम मिड वाला पॉइंट है, उसको क्या बोला जाता है, फोकस बिंदु कहा जाता है, जिसको हम बड़ी वाली एफ से नोट करते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या हो गया, फोकस बिंदु हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 चीज क्लियर हो, 4 चीज क्लियर हो गई, फोकस बिंदु हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, ध्रुव हो गया और हमारे पास मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास आते हैं दूरियों के रिलेशन, ठीक है। मैंने बोला आपसे कि फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो इनके बारे में पूछ सकता है भाई। तो एक चीज देखो, हमेशा ये दूरियां काउंट की जाती हैं कहां से, ध्रुव से। ध्रुव से अगर जो मुख्य फोकस जो हमारे पास क्या है, मुख्य फोकस वहां तक की जो दूरी होती है, मैंने बोला ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकस दूरी, जिसे हम किससे नोट करते हैं, स्मॉल एफ से करते हैं। ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। भाई यहां से यहां तक के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस दूरी बोलेंगे। मैंने कहा
ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, यानी ध्रुव से लेकर के कहां तक की दूरी, जो वक्रता केंद्र की दूरी होगी उसको क्या बोला जाएगा बताओ, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो यहां से एक चीज निकल के आ गई मेरे पास, इसको हम किससे नोट करते हैं, आर से नोट करते हैं। यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव तथा सी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से जितने भी ये पॉइंट है हमें देखने को मिलते हैं कि कौन सी चीज क्या होती है, कौन सी चीज क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज निकल के आ गई हमारे पास कि वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु, ध्रुव तथा हमारे पास मुख्य अक्ष होता है, फोकस त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। इसके बाद अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, ये सेम टू सेम पॉइंट किसमें होते हैं हमारे पास, ये हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। सेम टू सेम ये चीजें किसमें होती हैं, उत्तल में होती हैं। तो वहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से हम रिलेशन बना लेते हैं। देखो यहीं पर जैसे मैंने कहा, अगर मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, उत्तल दर्पण बना दिया। क्या बना दिया, उत्तल दर्पण। तो देखो उत्तल दर्पण में सेम हो जाएगा कि यहाँ पर क्या हो जाता है, ध्रुव हो जाता है, यानी कि P मैंने बोला। बट एक चीज ध्यान रखना, इसका जो वक्रता केंद्र होता है वो कहां पर होता है, अंदर की ओर होता है। क्योंकि ये गोले का पार्ट इसी हिसाब से तो निकाला जाता है कि नहीं निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर C वक्रता केंद्र हो गया, इसका फोकस बिंदु कहां पर होता है, इस हिसाब से अंदर की ओर होता है। तो इसी हिसाब से यहाँ से इसकी फोकस दूरी अंदर की तरफ F हो जाती है, यहाँ से वक्रता त्रिज्या अंदर की ओर हो जाती है। तो इसके सारे के सारे पॉइंट कहां पर होते हैं, अंदर की ओर होते हैं, और इसके इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि गोले के हिसाब से निकाला हमने। ये पूरा पूरा गोला इधर से बन रहा था तो इसका पार्ट इधर हो गया, इसका गोला कंप्लीट ऐसे बन रहा है तो इसका पार्ट कहां पर हो गया, अंदर की ओर हो गया। तो यहाँ तक तुम्हारे इसके नाम सारे कंप्लीट हो गए, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ से आगे देखो, अब हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में किरणों के नियम। किरणों के नियम क्या होते हैं कि अवतल दर्पण पर और उत्तल दर्पण पर जब किरणें पड़ती हैं तो किरणें पड़ने पर वो किधर से आती हैं, किधर की तरफ मुड़ जाती हैं, कौन से पॉइंट पर डालती है तो किधर से किधर की तरफ हो जाती हैं। इसमें से पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था जो 4 नंबर में पूछा था, 2 कंडीशन पूछी थी और दोनों की दोनों यहाँ पे ध्यान रखना, इसकी कुछ ज्यादा कंडीशन होती है, इसमें डायरेक्टली ओनली 2 कंडीशन ही काम करती हैं। तो उन सारी कंडीशनों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा सा स्पीड में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अवतल दर्पण। तो देखो अवतल दर्पण हम बनाते हैं इस हिसाब से, अवतल दर्पण में बाहर की ओर क्या लगी होती है, लेयर लगी होती है, अंदर की ओर क्या होता है बताओ, परावर्तक पृष्ठ होता है। इसी प्रकार से हम उत्तल दर्पण पढ़ाएंगे। तो देखो उत्तल दर्पण में क्या होता है, अंदर की ओर क्या लगी होती है, लेयर लगी होती है, और बाहर की तरफ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। अभी मैंने बताया था, बताओ जल्दी से, इसके जो मध्य में होता है उसको क्या बोलते हैं, P, यानी कि ध्रुव बोलते हैं। इधर की तरफ क्या होता है, P, जिसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और देखो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास वक्रता केंद्र C होता है। इसी प्रकार से इसका अंदर क्या होता है, वक्रता केंद्र C होता है। इन दोनों से जाने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ऐसे इधर की तरफ यहाँ से इन दोनों से जाने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब एक चीज देखो, सबसे पहली जो फर्स्ट कंडीशन होती है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है इधर की तरफ, कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, इस मुख्य अक्ष के कैसे आती है, समांतर आती है। कैसे आती है, समांतर। यानी कि इस प्रकार से जब कोई किरण आती है, पहली कंडीशन पूछता है कि जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर कैसे डाली जाती है, समांतर डाली जाती है, तो क्या स्थिति बनती है। तो देखो एक चीज कि जब अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण कैसे आती है, समांतर आती है, तो देखो बीच में यहाँ पर होता है इसका फोकस, ऐसे इसमें यहाँ पर इसका बीच में क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। तो समांतर आती है तो जाती कहां से, वो परावर्तित होकर के कहां से चली जाती है, मुख्य फोकस से निकल जाती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कैसे आती है, समांतर आती है, तो टकराने के बाद कहां से जाती है, फोकस से जाती है। इसी प्रकार से देखो अवतल दर्पण का नियम क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो देखो टकराने के बाद अंदर तो लेयर है तो वो यहाँ से अंदर तो जा नहीं सकती, यहाँ से परावर्तन के बाद ये ऊपर की ओर निकल जाती है। बट इसमें एक कंडीशन होती है कि अंदर की ओर जाती हुई क्या होती है, फोकस से प्रतीत होती है। इसकी फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई कि जब मुख्य अक्ष के कैसे आती है, समांतर आती है, तो फोकस से जाती है, इसमें सीधी निकल जाती है, इसमें क्या होती है, अंदर जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। इसके बाद देखो सेकंड कंडीशन क्या आती है, सेकंड कंडीशन इसमें होती है कि अवतल दर्पण में देखो इस प्रकार से अवतल दर्पण इधर होता है, ऐसे इसमें हमने क्या बनाया, दोनों की साथ साथ पढ़ेंगे कि थोड़ा सा स्पीड में हो जाए हमारे पास। तो यहाँ पर क्या होता है, ये P इधर की तरफ, यहाँ पे ऐसे क्या होता है हमारे पास P होता है। अब एक चीज देखो, इधर की तरफ क्या होता है, फोकस होता है, इधर की तरफ क्या होता है, वक्रता केंद्र, ऐसे इसी में क्या होता है, यहाँ पर फोकस, इधर क्या होता है, वक्रता केंद्र C। अब देखो इसकी रिवर्स होती है, इसकी यहाँ पर ये उल्टी होती है। कैसे कि अगर मैंने कोई प्रकाश की किरण कहां से डाली, फोकस से डाली, कैसे डाली, फोकस से, तो देखो अपवर्तन जो सॉरी परावर्तन के बाद क्या होती है, यहाँ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष की समांतर निकल जाती है। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से डाली जाती है तो परावर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष की समांतर निकल जाती है। सेम कंडीशन जब इसमें पढ़ेंगे तो देखो
अगर मैंने कोई फोकस पे डाली, कैसे डाली, कोई प्रकाश की किरण यहाँ से डायरेक्ट फोकस पे डाली, अब हम कहेंगे अंदर तो जाएगी नहीं, तो अंदर ये आने वाली कहां से, फोकस से आने वाली प्रतीत होगी, लेकिन यहाँ से मैंने बोला परावर्तित किरण तो यहाँ से टकराने के बाद ये समांतर निकल जाएगी, लेकिन इसका कोई यूज ही नहीं होता है पीछे की तरफ, क्या ये इसमें दिखाई देती है भाई। अगर कोई मेरे पास दर्पण है, अगर दर्पण में यहाँ से मैंने कहा मैं डायरेक्ट इसमें अंदर की तरफ कोई रे डाल रहा हूँ, क्या वो अंदर की तरफ मेरे को जाती हुई प्रतीत होगी, वो कैसी होगी, एक पॉइंट की तरह मेरे को दिखाई देगी, तो यानी कि जो अंदर ये जाने वाली परावर्तित होती है वो अंदर दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोलेंगे जब कोई प्रकाश फोकस पर डाली जाती है, समांतर तो निकल जाती है, लेकिन आने वाली जो किरण होती है वो कहां पर प्रतीत होती है, फोकस पर, आने वाली किरण फोकस पर प्रतीत होती है, ठीक है। तो यहाँ से दो कंडीशन हमारे पास कंप्लीट हो गई। आगे देखो नेक्स्ट तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, इससे आगे देखो भाई तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या कहती है, ये हो गया मेरे पास क्या, अवतल दर्पण, इधर की तरफ क्या हो गया मेरे पास, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो देखो तीसरी कंडीशन क्या कहती है, हमने ये बनाया मुख्य अक्ष, ये फोकस, इसको जब तुम बार बार लिख रहे हो तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये फोकस होता है, सॉरी ये ध्रुव होता है, तो इनके पॉइंट यहीं से याद हो जाएंगे। इसका जो हाफ होता है यानी कि यहाँ मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव बोलते हैं, इसका यानी कि यहाँ पे बीच में क्या होता है इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है, जो कि गोले का भाग होता है, इसका मध्य बिंदु क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, फोकस बिंदु हो जाता है। इसी प्रकार से इसका वक्रता केंद्र सी हो जाता है और यहाँ पर इसका फोकस क्या हो जाता है, एफ हो जाता है, इसका ये क्या रहता है, पी रहता है। अब देखो तीसरा लाइन क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाशीय किरण, देखो यहां से क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र सी पर डाली जाती है तो एक चीज ध्यान रखना, वो जब इस पर आती है तो आने के बाद वो इसी रास्ते पर क्या हो जाती है, लौट जाती है, वो इधर उधर नहीं मुड़ती है। इसमें जब यहीं से लौट जाती है तो एक क्वेश्चन बनता है, देखो हम उसमें दर्पण में परावर्तन में भूल गए थे कि जब कोई प्रकाश का ये हमारे पास क्या है, तल है, अगर इस पर कोई किरण कैसे डाली जाती है, लंबवत डाली जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यहां से पूछेगा कि जब सी पर डाला जाता है, और मैंने आपसे बोला कि इस वाली कंडीशन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता है कि जब कोई समतल दर्पण है उसमें अगर कोई किरण लंबवत डाली जा रही है तो ये किरण जब यहाँ से आएगी तो यहीं से क्या हो जाती है, वो लौट जाती है। तो वो कहेगा और अभिलंब भी कहां पर बनेगा, इसका इसी पॉइंट पर सीधा लंबवत बनेगा। तो मैंने आपसे बोलूं कि एंगल आई कितना होगा मेरे पास और एंगल आर कितना होगा, तो एक चीज बताओ एंगल आई कितना होगा, मुख्य देखो यहाँ पे अवलंब भी ऐसी ही है, आपतित किरण भी ऐसी ही है, परावर्तित किरण ऐसी है। तो एक चीज बताइए कैसी लाइन है, समांतर लाइन है, और समांतर लाइन में हमेशा एंगल कितना होता है, 0, तो एंगल आई भी 0 होगा, एंगल आर भी क्या होगा, 0 होगा। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन यहाँ से घुमा के पूछ सकता है कि जब अवतल दर्पण में कोई प्रकाशीय किरण कैसे आती है, मुख्य सॉरी वक्रता केंद्र से डाली जाती है, तो वो कहेगा आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो जब किरण इसी से आती है तो इसी रास्ते पर लौट जाती है, अवलंब भी तो इसी रास्ते पर बनेगा, तो यहाँ से हम कहेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाता है। तो याद रखना यहाँ पर कि कंडीशन में ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है इस वाले में, ठीक है। तो यहाँ से तो हम कहेंगे यहाँ पे जब कोई प्रकाशीय किरण बताओ अवतल दर्पण में मुख्य वक्रता केंद्र पर डाली जाती है तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते पर वो लौट जाती है। सेम कंडीशन यहाँ पे पढ़ेंगे, तो जब कोई प्रकाशीय किरण इस पर डाली जाती है, वक्रता केंद्र पर डाली जाती है, वो अंदर तो जाती नहीं है, लेकिन यहाँ से टकराने के बाद वो इसी रास्ते पर लौट जाएगी, लेकिन सी से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। सेम कंडीशन यहाँ पर हमने चौथी पढ़ ली। अब पांच देखो तीसरी कंडीशन कंप्लीट हो गई, यहाँ से आगे आती है चौथी कंडीशन, देखो ठीक है। तो देखो चौथी कंडीशन क्या कहती है, यहाँ से फोर्थ वाली कंडीशन कहती है, ये मेरे पास क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये क्या होता है हमारे पास यहाँ पर पी पोल होता है। अब मैंने बोला ये मेरे पास क्या हो गया, वक्रता केंद्र सी, और यहाँ पर हो गया फोकस। अगर कोई प्रकाशीय किरण मैंने डायरेक्ट किस पर डाली, ध्रुव पर डाली, किस पर डाली, ध्रुव पर, तो यहाँ पर जब ध्रुव पर डाली जाती है, जितने एंगल से यहाँ पर आती है, तो ये एंगल मैंने मान लिया आई, ये सेम परावर्तन की कंडीशन बनाता है। जब भाई एंगल यहाँ पे आपतित किरण है, एंगल आई हो गया, ये बीच वाला जो मुख्य अक्ष है इसकी तरह काम करता है, ये यहाँ पर अभिलंब की तरह काम करने लग जाता है। किसकी तरह वर्क करता है, अभिलंब की तरह वर्क करता है। यहाँ से जब ये टकराएगी तो देखो जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से क्या हो जाती है, यहाँ से परावर्तित हो जाती है। इस वाले एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल आर बोला जाता है। तो यानी एंगल आई एंगल आर यहाँ पर क्या होते हैं, बराबर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो परावर्तन की जो कंडीशन होती है उसको कौन सा ज्यादा फॉलो करता है, कि जितने एंगल से एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, यानी जब कोई प्रकाशीय किरण इस पर डाली जाती है, ध्रुव पर डाली जाती है, तो ठीक है। तो यहाँ से वाली कंडीशन आ गई। सेम कंडीशन यहाँ पर कौन सी वाली बनती है, ये वाली कंडीशन बनती है कि यहाँ पर जब कोई प्रकाशीय किरण किस पर डाली जाती है, पी यानी कि पोल पर डाली जाती है, तो यहाँ से इस हिसाब से आएगी, तो परावर्तन के बाद वो इधर की तरफ निकल जाएगी, यानी ये एंगल आई हो गया हमारे पास, ये वाला एंगल आर हो गया। लेकिन देखो जो परावर्तित किरण है, हमें इमेज तो अंदर की तरफ बनानी है, तो यहाँ पर ये जाती हुई क्या हो जाएगी, प्रतीत हो जाएगी, उससे हम क्या बना देंगे, इमेज बना देंगे, क्योंकि इसमें इमेज हमेशा अंदर की ओर बनती है।
ठीक है, याद रखना ये वाली फोर्थ कंडीशन हो गई। यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गई कंडीशन, किरणों के नियम कंडीशन कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर यानी कि इमेज किस हिसाब से बनती है, तो इन यहाँ पर किरणों का क्या होगा यूज होगा, तो यहाँ से कंडीशन करना ये वाली किरण है, ठीक है। देखो भाई यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण जो होता है हमारे पास, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस हिसाब से बनते हैं, उसकी कंडीशन किस हिसाब से होती है कि वस्तु को कहां पे रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब किस हिसाब से बनता है। तो देखो सबसे पहले मैंने अवतल दर्पण बनाया, ये फर्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना ये मेन इंपोर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। देखो यहाँ से सबसे पहले वही पॉइंट हमारे पास यहाँ पर ये क्या होता है P होता है, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास C वक्रता केंद्र होता है, ये यहाँ पर क्या होता है फोकस F होता है, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, सबसे पहले जो कंडीशन फर्स्ट वाली बनती है वो कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन देखो मैं यहाँ पे साइड से लिख देता हूँ इधर की तरफ। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि जब वस्तु को कहां पे रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है, यानी कि जब वस्तु कहां पे रखी जाती है अनंत। अब एक चीज देखो, इस सर्कल को जब मैं कंप्लीट करूंगा ये सी हो गया, इस अब एक चीज अनंत पॉइंट कौन सा होता है, जो हमें अनविजिबल होता है, जो दिखाई नहीं देता है, तो मैंने वस्तु को कहां पे रखा, अनंत पर रखा इस हिसाब से। अब मैंने इस हिसाब से क्यों रखा, आगे हम कंडीशन में देखो अक्ष पर रखेंगे, क्योंकि ये मेरे को पता नहीं कि वस्तु का साइज कैसा है, अनंत पर कोई वस्तु का हमें साइज नहीं पता होता है, इसलिए हम इस हिसाब से वस्तु को रखते हैं। जब वहां से प्रकाशीय किरण आएंगी तो वो कैसे आती है, समांतर आती है। तो देखो मैंने कहा पहली, अब किरणों के नियम लगाना है, इसमें पहली प्रकाशीय किरण के नियम क्या कहता है कि जब प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, क्या आती है, मुख्य अक्ष के समांतर। एक किरण मैंने यहां से निकाली मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि हमेशा जब प्रतिबिंब बनता है दो किरणों के टकराने से ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो एक चीज देखो, जब प्रकाशीय किरण यहां से आई समांतर, ऐसी नीचे से समांतर आई तो टकराने के बाद कहां से जाती है, मुख्य फोकस से निकल जाती है, ऐसी दूसरी आएगी तो मुख्य फोकस से निकल जाएगी, ठीक है। तो एक चीज देखो, जब वस्तु को अनंत पर रखी थी तो किरणें कहां पर मिल रही हैं, फोकस पर मिल रही हैं, और यहाँ पर जब दो प्रकाश की परावर्तित किरण काट देती हैं वहीं पर क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो एक चीज देखो, ये परावर्तित किरण है कि नहीं है, ये दोनों कहां पर काट रही हैं, फोकस पर काट रही है, तो प्रतिबिंब भी कहां पर बन जाएगा, फोकस पर बन जाएगा। अब एक चीज देखो, यहाँ से जब हम कंडीशन पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी है तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं इसमें कंडीशन में कि स्थिति, भाई सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, स्थिति। तो देखो वस्तु कहां पे, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति पढ़ेंगे, ये सब कंडीशन जो पढ़ेंगे हम किसके बारे में पढ़ते हैं, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। वस्तु अनंत में रखी है तो प्रतिबिंब कहां पर बना है, हमारा फोकस पर बना है। तो यहां से मैंने क्या कहा, फोकस पर बना है, किस पर बना है, फोकस पर बना है, ठीक है, यानी कि एफ पर। अब एक चीज देखो, मैंने बोला ये फोकस पर बन चुका है, सबसे पहले इसके बाद सेकंड आता है इसका आकार कैसा है। तो एक चीज आपको भी दिखाई दे रही है, ये मुख्य अक्ष के साथ एक बिंदु के आकार का बना हुआ है, कैसा है, पॉइंट सा है, बिंदु सा है। तो यहां से हम बोलेंगे इसका आकार कैसा होता है, बिंदु आकार होता है, ठीक है। तो इसका बिंदु आकार हो गया। एक देखो यहाँ से इसकी एक चीज मेन चीज आती है प्रकृति। प्रकृति क्या होती है कि ये जो प्रतिबिंब बना है उसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति में देखो दो वर्ड आते हैं, एक होता है आभासी, एक होता है वास्तविक। तो देखो इसमें क्या होता है, आभासी और वास्तविक क्या चीज होती है। तो देखो जैसे मैंने बोला आभासी एक होता है वास्तविक वर्ड, ठीक है। तो दोनों का मतलब समझो क्या चीज होती है, ठीक है। आभासी इमेज क्या होती है, वास्तविक इमेज क्या होती है। तो एक चीज देखना, आभासी वो होता है मुझे आभास हो रहा है, रियल में नहीं मिल रहा है, यानी कि मेरे को क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। वास्तव में क्या होता है, वास्तव में किरणें मिल रही हैं तो वो क्या होता है, वास्तविक होता है। अब एक चीज देखो, मैंने कहा यहाँ पर जब किरणें आई थी टकराने के बाद वास्तव में मिली कि नहीं मिली, जब ये वास्तव में मिली तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा मेरे पास, वास्तविक। तो याद रखना इसकी प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक होती है, कैसी होती है, वास्तविक। अब एक चीज याद रखना, रट लेना इस चीज को, जो वास्तविक होता है उसके साथ हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। और जो आभासी होता है उसके साथ हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। तो यानी कि हमारे पास जब प्रकृति इसकी कैसी है, वास्तविक है, भाई रियल में मिल रहा है, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी हमारे पास, वास्तविक तथा कैसी होगी, उल्टी होगी। यानी कि यहाँ पर दो कंडीशन बनती है हमारे पास, वास्तविक तथा उल्टी। यानी कि रियल में मिल रहा है तो यानी वास्तविक होगा, और इसकी यानी कंडीशन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जब वस्तु कहां पर रखी जाती है, अनंत पर रखी जाती है, तो उसकी हमें क्या पढ़नी, तीन चीजें होती हैं इसमें मेन, कि प्रकृति, भाई प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, कहां पर बना है, आकार कैसा है उसका, और यहां से उसकी प्रकृति क्या है। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आती है, जैसे कि देखो ये तीन कंडीशन हो गई हमारे पास, वास्तविक आभासी, तुम्हें पता चल गया क्या चीज होती है। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है, जैसे हमारे पास अनंत पे वस्तु रखी है तो हम वस्तु को कहां पे खिसकाते जाएंगे, आगे खिसकाते जाएंगे। तो एक चीज याद रखना, इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो कहां पर हटता जाता है, पीछे की ओर हटता जाता है।
अगर आप बाई चांस क्या भूल जाते हो, डायग्राम भूल जाते हो, तो एक चीज याद रखना, अनंत पे रखी वस्तु को हम आगे खिसकाते जाएंगे, दर्पण के पास लाते जाएंगे, और जो प्रतिबिंब है कहां पे खिसकता जाएगा, पीछे की ओर हटता चला जाता है। लास्ट ऐसी कंडीशन आती है जिसमें प्रतिबिंब कहां पर बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, तो सारी कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि जब वस्तु को मैं कहां पे रखूंगा, बताओ, जब वस्तु कहां पे रखी जाती है। अब देखो ये अनंत था, अनंत से थोड़ा सा आगे ले गया, तो अनंत और कहां पर हो गया मेरे पास, ये अनंत हो गया, अनंत और सी के बीच में। तो यहां पर कहेंगे जब वस्तु अनंत तथा कहां पर हो, सी के बीच हो, कहां पर हो, अनंत तथा सी के बीच। तो देखो ये मेरे पास क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, यहां से मैंने अवतल दर्पण बनाया, इसमें अब मैंने वस्तु को कहां पे रखा, बताओ, ये मेरे पास इनफाइनाइट पॉइंट था, ये बात मेरे पास कौन सा पॉइंट था, सी पॉइंट था, ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है, एफ है, ये वाला पॉइंट कौन सा मेरे पास, पी है। अब मैंने वस्तु को कहां पे रखा है भाई, इन दोनों के बीच में रख दिया इस जगह से। अब एक चीज बताओ, मैंने पहले वस्तु को इस हिसाब से रखा था, अब वस्तु को मैं इस हिसाब से अक्ष पर रख रहा हूं। अब मुझे इसकी हाइट पता है, जो मुझे पॉइंट पता है, मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है कि वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, अनंत की मेरे को डिस्टेंस पता ही नहीं है, तो यहाँ से मैं अक्ष के साथ इस डिस्टेंस को रखूंगा। मैंने वस्तु भी यहाँ से यहाँ तक वस्तु रख दी इस हिसाब से। तो अब एक देखो, वही नियम चलेगा हमारा, पहला वाला नियम हर एक में लगाना है कि जब कोई प्रकाशीय किरण क्या आती है, समांतर आती है, और टकराने के बाद कहां से निकल जाती है, वो फोकस से निकल जाती है। सेकंड नियम क्या कहता है, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसी प्रकाश की किरण को किससे डालता हूं, प्रकाश के यानी वक्रता केंद्र सी से डालता हूं, किससे डालता हूं, वक्रता केंद्र सी से। तो एक चीज बताओ, जब वो सी से आती है तो टकराने के बाद कहां से लौट जाती है, वो सी से ही लौट जाती है। नियम अभी बताया था किरण का, पहली जब मुख्य शक्ति समांतर आएगी तो फोकस से चली जाती है, दूसरी वाली प्रकाशीय किरण जब कहां से आती है, सी से आती है, तो वो क्या हो जाती है, सी पर ही लौट जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो परावर्तित किरण है, तो देखो इसमें परावर्तित किरण कौन सी, दो, पहली वाली परावर्तित किरण ये है और दूसरी कौन सी वाली है, ये है। तो दोनों परावर्तित किरण मिल कहां रही है, इस जगह पर मिल रही है। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर हो जाता है, हमारा इसी जगह पर हो जाता है। लेकिन मुख्य अक्ष से बनाएंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ पर। तो यहाँ से प्रतिबिंब बन गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके बारे में हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें होती है हमारे पास। देखो मेन ये चीजें सारी की सारी कि सबसे पहले यहाँ से हम पढ़ेंगे भाई जो क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है। सबसे पहले पॉइंट क्या आता है हमारे पास, स्थिति। तो देखो स्थिति क्या बनती है हमारे पास, कहां पे बना है प्रतिबिंब, सी तथा एफ के बीच, यानी वक्रता केंद्र तथा किसके बीच में बना है, बताओ, यानी एफ के बीच बना है। बीच का मतलब कहीं पर भी आगे पीछे, मध्य नहीं, थोड़ा सा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन बीच में बनेगा। ठीक है, मैंने बोला कि दूसरी हमारे पास आकार, तो आकार जल्दी से बताओ कितना होगा, कि भाई एक चीज देखो, वस्तु कैसी है हमारे पास, बड़ी है, उससे छोटा सा आकार बन गया, तो यानी हमारे पास कैसा आकार बनता है, छोटा आकार बनता है। उसके बाद हमारे पास प्रकृति। अब देखो यहां से तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा जब इसकी आप प्रकृति देखोगे कि भाई रियल में मिल रही थी तो कैसा बन गया है मेरे पास, वास्तविक बन चुका है। लेकिन एक चीज बताओ मेरे को, वास्तविक के साथ अब यहाँ से दिखाई दे रहा है, मैंने अभी आपको बताया था उल्टा, तो यहाँ से इमेज दिख रही है ना, उल्टी बन रही है, ऊपर की तरफ सीधी होती है, नीचे की तरफ कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। तो यहाँ से हम कहेंगे वास्तविक तथा कैसी बन रही है, यहाँ से उल्टी बन रही है। तो यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ से तीसरी कंडीशन, ध्यान रखना है इसको, मेन इंपोर्टेंट है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे, देखो भाई नेक्स्ट कंडीशन स्टार्ट होती है यहाँ से तीसरी, कि जब वस्तु को कहां पे रखा जाता है, सी पर। पहले हमने जब पढ़ी थी कंडीशन वो कहां पे थी, अनंत तथा किसके बीच में रखी थी, बताओ, सी के बीच में। अब वो कहां पर आ गई है, सी पर आ गई। अब देखो कि जब वस्तु को हम कहां पे रखते हैं, सी पर रखते हैं, तो देखो ये मेरे पास सी हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, फोकस एफ हो गया। अब मैंने वस्तु इस पर कहां पे रख दी, सी पर रख दी है। तो देखो पहली प्रकाशीय किरण क्या कहती है कि जब ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहां से निकल जाती है, फोकस से निकल जाती है। दूसरी प्रकाशीय किरण मैंने क्या बताई थी कि जब मैं कहां से डालता हूं, एफ से डालता हूं, तो कहां क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। भाई एक चीज देखो, जब कोई समांतर आएगी तो फोकस से निकलेगी, और अगर फोकस से डाला तो कहां से आ जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किरणें कहां पर मिल चुकी हैं, यहां पर मिल चुकी है, तो प्रतिबिंब हमारा कहां बन चुका है, सी के नीचे ही बन चुका है। पढ़ो यहां से स्थिति क्या होगी, स्थिति कहां पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। भाई सेकंड कंडीशन क्या है, आकार। तो देखो यहाँ पर सेम आकार होता है, समान आकार का बनता है। कैसा बनता है, समान आकार का बनता है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है, समान आकार। प्रकृति कैसी होती है, वही सेम चलेगा। कैसी होती है, वास्तविक तथा कैसी होती है, उल्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन नीचे की तरफ आते हैं हम लोग। तो देखो इसमें कि जब वस्तु को अब सी से उधर ले जाएंगे, सी और एफ के बीच में बनेगा। तो देखो कि जब मैंने वस्तु को कहां पे रख दिया, सी, तो यहाँ पर मेरे पास वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, एफ हो गया। तो देखो अब मैं इन दोनों के बीच में रखता हूं, यानी वस्तु को मैंने यहाँ पर इन दोनों के बीच में रख दी है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो देखो अब सी पर बन रहा था, अब सी से इधर हट जाएगा। तो अब देखो
पहली प्रकाशीय किरण कहां से आएगी, फोकस से जाएगी, तो देखो यहाँ से परावर्तित होकर कहां से निकल जाएगी, वो फोकस से चीज निकल जाती है। लेकिन एक चीज देखो, अभी मैं दूसरी प्रकाशीय किरण को कहां से डाल सकता हूँ, फोकस से जा सकती है, क्योंकि अभी हम फोकस के पास नहीं पहुंचे। तो देखो यहाँ से जब दूसरी प्रकाशीय किरण कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, तो उस हिसाब से निकल जाती है। सी पर तो नहीं बन रहा है, लेकिन सी से परे की ओर बन जाता है। अब प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, सी से परे, तो इसकी स्थिति कहां पे आएगी, सी से परे में बनेगा। कहां पे बनेगा भाई, सी से परे में बनेगा। अब एक चीज देखो, जब ये सी से परे में बन चुका है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, आकार कैसा है, वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है, तो वस्तु से बड़ा आकार बनता है। इससे प्रकृति क्या हो जाएगी, इसकी प्रकृति होगी हमेशा भाई रियल वही सेम रहेगी। कैसी बनेगी, इसमें वास्तविक तथा कैसी रहेगी, इधर की तरफ उल्टी होगी। तो यहाँ से कंडीशन हमारे पास चौथी वाली कंप्लीट हो गई। इनकी कंडीशन ये याद रखना, और एक चीज ध्यान रखना, ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लोगों को किस हिसाब से लिखनी है, इसमें पूरी लैंग्वेज के साथ लिखना है। जब कंडीशन आती है तो नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाले, यहाँ से पूरी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखो, यहाँ से 5 वाली कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन देखो भाई, यहाँ से आपकी ये वाली कंडीशन हमारे पास फोर्थ वाली कंडीशन कंप्लीट हो गई थी। यहाँ से आती है फिफ्थ वाली, और ये सिक्स्थ वाली कंडीशन है। फिफ्थ वाली कंडीशन में हम क्या पढ़ेंगे, जब वस्तु कहां पर रखी जाती है, फोकस पर हो। कहां पर हो, फोकस पर। तो देखो यहाँ से हम पढ़ेंगे ये वाली कंडीशन की, ये मैंने वस्तु कहां पर रख दी है, फोकस पर रख दी है। तो अब एक चीज देखो, जब वस्तु को मैंने फोकस पर रखा, अब मैं कहता था पहली वाली कंडीशन हम कहते थे भाई समांतर आएगी। क्या मैं समान तरह से निकाल करके फोकस के पैरों से जाएगी किरण, कभी नहीं जा सकती है। तो जब मैं पहली प्रकाश किरण को कहां से डालूंगा, सीधा, ये पता कहां से जा रही है, ये सीधी सी पर जा रही है। तो जब ये सी पर जाएगी तो इसी रास्ते पर क्या हो जाती है, ये लौट जाती है। मैं सेकंड प्रकाशीय किरण को कहां से डालूंगा भाई, मैंने डायरेक्ट डाली ध्रुव पर, यानी किस पर डाली, पी पर। तो ये पी पर जाती है, तो ये क्या होती है, जितने एंगल से डाली उतने एंगल से क्या हो जाती है, इधर से निकल। आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, जब ये ऐसे करके आ रही है तो थोड़ी सी झुक रही है ये किरणें। जब ये झुकती है तो ये कहीं ना कहीं जाकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है। और जहां पर ये मिलती है वो वाला पॉइंट ही क्या कहलाता है, अनंत पॉइंट कहलाता है। तो यानी कि किरणें मिलेंगी जाकर के, कहां पर मिलती है, अनंत पर मिलती है। तो हम कहेंगे इसकी जो स्थिति है वो कहां पर बनेगी बेटा, अनंत पर बनती है। जब फोकस पर रखी जाती है तो प्रथम कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। सेकंड कंडीशन देखो क्या दी है, आकार। तो आकार इसका कैसा बनेगा भाई, अब एक चीज अनंत पर बनी है, तो अनंत पर कैसा होगा, बहुत बड़ा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। यानी कि यहां से हम कहेंगे कैसी कंडीशन बनेगी, यानी इसका प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। प्रकृति सेम वही रहेगी, कैसा बनेगा, वास्तविक तथा कैसा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा। यहां से आगे देखो छठवीं कंडीशन। नेक्स्ट हम अब फोकस से आगे बढ़ेगी, मेन इंपोर्टेंट है, लास्ट वाली कंडीशन है, एकदम कैसी है, मेन है, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और देखो यहां से हम क्या करेंगे कि जब फोकस पर हमारे पास वस्तु कहां पर रखी जा रही है, फोकस तथा पी के बीच में रखी जाती है। यानी कि इधर यहां पर क्या होगा, मेरे पास फोकस होगा, और इधर की तरफ मेरे पास क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ठीक है। तो देखो इनके जब बीच में यहां पर प्रकाशीय किरण मैंने वस्तु रख दी, ठीक है। तो देखो पहली प्रकाशीय किरण में समांतर तो निकाल नहीं सकता हूं, क्योंकि फोकस रह गया पीछे, तो वस्तु को कभी भी किरण काट नहीं सकती है। तो देखो पहली प्रकाशीय किरण मैंने कहां से डाली भाई, सी से डाली, तो सी से इस हिसाब से क्या हो जाती है, वो सीधी निकल जाती है। यानी कि जब वो प्रकाशीय किरण सीधी सी पर जाएगी और सी पर क्या हो जाती है, निकल जाती है। दूसरी प्रकाशीय किरण मैंने किस पे डाली, ध्रुव पी पर डाली। तो पी पर डालने पर वो क्या होती है, जितने एंगल से आती है उतने एंगल से नीचे निकल जाती है। यहाँ से हमें एक चीज दिख रही है, दोनों किरणें कैसे जा रही है, एक दूसरे से दूर हटती हुई जा रही है। जब ये दूर हट रही है तो यहाँ से क्या होगा, पीछे की ओर यहाँ पर क्या होगी, प्रतीत होती है, मिलती हुई। क्यों, क्योंकि जब ये आगे किरणें चौड़ती चली जाएंगी, यानी एक दूसरे से दूर हटेगी। जब दूर हटेंगी तो आपस में कहीं जाकर के नहीं मिलती हैं, लेकिन पीछे की तरफ जाती हुई प्रतीत हो जाती हैं। और यहाँ पर जब प्रतीत हो जाती है, पीछे की तरफ क्या बना देती हैं, इमेज बना देती हैं। अब जब पीछे इमेज बन रही है, क्या ये वास्तव में किरणें मिली, नहीं मिली, तो हम क्या कहेंगे, दर्पण के पीछे इसका स्थिति कहां पर होगी, दर्पण के पीछे बनता है। कहां पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। मैंने बोला आकार कैसा होगा, आकार इसका कैसा होगा भाई, बड़ा बनता है। आकार कैसा हो जाता है, बड़ा। लेकिन प्रकृति यहां से सबसे चेंज हो जाती है। कैसी हो जाती है बताओ, यहाँ पर आवासी बनता है। कैसा बनता है, यहाँ से हमारे पास आवासी। तथा जब मैंने आपको बताया था आवासी, तो देखो वस्तु पर रखी जा रही है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा। यहाँ से आवासी तथा कैसा बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से हमारे पास 6 कंडीशन कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखो हम क्या पढ़ेंगे, चिन्ह प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट देखो, ठीक है। देखो भाई इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ जाता है, उत्तल दर्पण आता है। उत्तल दर्पण में क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण में ओनली 2 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है कि जब वस्तु को कहां पे रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है, यानी वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। तो देखो
जब वस्तु इसमें कहां पर होती है, अनंत पर होती है, तो सेम कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जब यहां से प्रकाश की किरण आती है समांतर और यहां से जब प्रकाश की किरण कैसे आती है समांतर, समांतर की बात कैसे हो जाती है, वो सीधी ऊपर की तरफ निकल जाती है और यहां से समांतर की बात कैसे नीचे की तरफ निकल जाती है। लेकिन मैंने आपको बताया था ये फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसे यहां से फोकस पर जाती हुई अंदर प्रतीत होती है और प्रतीत वाली जब दो किरणें मिलेंगी तो इमेज कहां पर बन जाती है, यहीं पर बन जाती है। सेम कंडीशन इसमें पढ़ेंगे। तो देखो स्थिति, तो इसमें बताओ प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, कि इमेज कहां पर बनेगी, एफ पर बनेगा। इसका आकार कैसा होगा, सेम वही पॉइंट रहेगा, कैसा बिंदु आकार होता है, कैसा होता है बिंदु के आकार का होगा। और तीसरी कंडीशन जब यहां पर पढ़ेंगे तो इसकी क्या पढ़ेंगे, प्रकृति पढ़ेंगे। तो प्रकृति देखो भाई आभास हो रहा है तो इसकी आभासी बनती है और आभासी के बाद यहां पर हम कैसे कहेंगे, आभासी के साथ हमेशा कैसा होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो सेम कंडीशन यहां पर पढ़ी, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, देखो यहां से एक क्वेश्चन उठता है कि अवतल दर्पण जो अवतल दर्पण हमने पढ़ा था, अवतल दर्पण में लास्ट कंडीशन ऐसी थी जिसमें इमेज कैसी बनी थी, सीधी बनी थी। लेकिन उत्तल दर्पण में एक कंडीशन देखो, एक भी ऐसी कंडीशन नहीं होती जिसमें आभासी बनता, ऑलवेज इसमें कैसा बनता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब उत्तल दर्पण की हर एक कंडीशन में मैंने आपको पहले बताया था, एक बताया था समतल दर्पण और एक कौन सा दूसरा वाला, ये है उत्तल दर्पण। ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था। क्या पूछा था कि ऐसा कौन सा दर्पण होता है जिसमें प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, सीधा तथा कैसा बनता है, बताओ आभासी बनता है। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं, समतल और उत्तल दोनों ऑप्शन होते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग से ऑप्शन दे रखे थे, समतल भी दे रखा था, उत्तल भी, अवतल भी, उसमें ये दोनों का ऑप्शन भी दे रखा, तो आपको दोनों वाला टिक लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना इस वाले पॉइंट को। ठीक है, रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन। तो यहां से देखो, अब वस्तु मैंने कहा ये मेरे पास पॉइंट कौन सा हो गया, इनफाइनाइट हो चुका है। अनंत से p के बीच में कहीं पर भी आप वस्तु को रख देते हो तो याद रखना, जैसे अगर मैंने वस्तु यहाँ पर रख दी तो पहली प्रकाशीय किरण आएगी, टकराने के बाद ऊपर की तरफ निकल जाती है, यहाँ से वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण हम जब पढ़ेंगे तो देखो यहाँ से जब एक कहां से p पे डाली जाएगी और p पे जाने के बाद जितने एंगल से आती है उतनी सी परावर्तित हो जाती है और ये पीछे की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है। अब एक चीज देखो, ये प्रतीत वाली किरणें मिल गई तो ये भी यहाँ पर बन जाती है, यहाँ पर बन जाती है। अब एक चीज देखो, इसमें क्या स्थिति रहती है, तो इसकी स्थिति क्या हो जाती है, सेम वही रहेगी कि चाहे वस्तु को अनंत और p के बीच में कहीं पर रख दिया जाए तो इसकी इमेज हमेशा कहां पर बनती है, p तथा f के बीच में बनती है। कहां पर बनती है, p तथा f के बीच बनती है। इसकी देखो आकार कैसा होता है, आकार याद रखना हमेशा कैसा होता है, वस्तु कितनी भी बड़ी हो उसका आकार हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है। आकार कैसा होता है, छोटा होता है, यानी कि इसका आकार हमेशा कैसा होता है, छोटा है। इमेज हमेशा कैसी बनती है, छोटी बनती है। इसकी प्रकृति देखो कैसी रहेगी, सेम आभासी तथा कैसी रहती है, सीधी रहती है, आभासी तथा सीधी रहती है। यहाँ से आगे नेक्स्ट देखो, हम यहाँ पे पढ़ेंगे चिन्ह प्रपाटी। चिन्ह प्रपाटी की क्या होती है, उससे न्यूमेरिकल बनते हैं हमारे पास। देखो नेक्स्ट आगे देखो भाई, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया चिन्ह प्रपाटी। चिन्ह प्रपाटी क्या होती है, चिन्ह प्रपाटी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में दोनों में एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में चिन्ह प्रपाटी क्या होती है, आपने देखो चतुर्थांश पढ़ा होगा, इस हिसाब से हम चतुर्थांश में पढ़ते हैं कि जब हम राइट हैंड में चलते हैं, ये हमारे पास ओरिजिन होता है और यहाँ पर ओरिजिन जो दर्पण का वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। यहाँ से अगर राइट हैंड में चलेंगे तो हमेशा कैसी दूरियां ली जाती हैं, पॉजिटिव ली जाती हैं। लेफ्ट हैंड में चलेंगे तो कैसी दूरियां ली जाती हैं, नेगेटिव ली जाती हैं। ऊपर की तरफ चलेंगे तो कैसी ली जाती है, पॉजिटिव। नीचे की तरफ ली जाती है तो कैसी होती है, नेगेटिव। तो यहाँ से हम कैसे पहचानेंगे, ये न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है। कैसे कि जैसे मैंने बोला कहीं पर अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है, तो देखो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे जो फोकस दूरी होती है ऑलवेज में कैसी होती है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैंने कैसा बताया, अधिकतर कैसी होती है दूरियां, नेगेटिव होती है। तो यहां से हम कहेंगे फोकस दूरी जो होगी मेरे पास कैसी आएगी, नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव। मैंने बोला जो वक्रता केंद्र यानी वक्रता त्रिज्या जो होगी मेरे पास r होगी, वो भी कैसी होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। मैंने बोला यहां से ये मेरे पास दूरी आ गई। तो एक चीज ध्यान रखना, अभी हमने वस्तु रखी थी तो उसमें हमेशा अवतल दर्पण में कहां पर वस्तु रखी जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में रखी जाती है। तो इसमें वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, u से करते हैं। तो u हमेशा कैसा रहता है, इधर की तरफ नेगेटिव रहता है। मैंने बोला जो b होता है, b को किससे डिनोट करते हैं, हम प्रतिबिंब की दूरी को डिनोट करते हैं। तो b कैसा होता है, हमेशा इसमें नेगेटिव ही होता है, क्योंकि इसकी हर एक इमेज कहां पर बन रही थी, नीचे की ओर लेफ्ट हैंड साइड में बन रही थी। तो देखो b भी कैसा होता है, इसका नेगेटिव होता है। ठीक है, अब एक चीज देखो और क्या चीज रहेगी इसमें, f हो गया, r हो गया, v हो गया, u हो गया। अब एक और चीज आती है इसमें, जैसे मैंने बोला I जो होता है मेरे पास और एक होता है O। I का मतलब होता है जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है और O का मतलब होता है वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है, तो देखो प्रतिबिंब हमेशा नीचे की ओर बन रहा है, तो नीचे की ओर कैसी दूरियां ली जा रही है, नेगेटिव ली जाती है। तो ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। वस्तु हमेशा कहां पे रखी जाती है, ऊपर की ओर रखी जाती है, तो वो हमेशा कैसी ली जाती है,
पॉजिटिव ली जाती है। तो ध्यान रखना, O को पॉजिटिव लिया जाता है, I को नेगेटिव लिया जाता है, B को नेगेटिव लिया जाता है, U को नेगेटिव। अब एक चीज देखो भाई, ये जितना ही भी कंडीशन बताई है मैंने आपको, ने अभी इसी कंडीशन पढ़ी थी 5 कंडीशन कि जब वस्तु को अनंत से लेकर के कहां तक रख रहे थे हम फोकस तक, तो उसमें तो ये 5 कंडीशनों में लगती है वाली। लेकिन जो छठवीं कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन होती है, छठवीं स्थिति, उस वाली में थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो देखो क्या कि जो फोकस होता है भाई, फोकस एफ तो वो सेम ही रहेगा, वो तो नेगेटिव ही होता है। देखो वक्रता त्रिज्या भी कैसी होती है, सेम वही रहती है, कैसी रहती है, नेगेटिव रहती है। मैंने बोला u भी इधर की तरफ ही रखा जाता है, तो ये भी नेगेटिव रहता है। लेकिन v की कंडीशन इधर चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है कि जो प्रतिबिंब है वो हमेशा छठवीं कंडीशन में कहां बनता है, राइट हैंड में बनता है। तो इधर की तरफ कैसी दूरी ली जाती है, पॉजिटिव। तो छठवीं कंडीशन में कैसी हो जाती है, पॉजिटिव स्थिति बन जाती है। अब एक देखो जो I है, तो I क्या होती है, इमेज। तो इमेज इसकी सीधी ऊपर की तरफ बनती है, तो सीधे तो I भी पॉजिटिव ली जाती है। और यहाँ पर जो O होता है, वस्तु की ऊंचाई होती है, वो कैसे ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, इसकी छठवीं कंडीशन हो गई। इसी प्रकार से देखो उत्तर दर्पण में आते हैं। उत्तर दर्पण में और भी देखो फोकस दूरी है वो कैसी है, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में कैसी ली जाती है, हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। मैंने बोला देखो जो वक्रता त्रिज्या r वो भी इधर की तरफ ही होगा, वो भी पॉजिटिव लिया जाता है इधर की तरफ, ठीक है। लेकिन ओनली वस्तु जो होती है वो इधर की तरफ रखी जाती है हमेशा, तो वो यानी कैसे ली जाती है, नेगेटिव। तो इस कंडीशन कैसे पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, देखो मैंने बोला u हमेशा कैसा लिया जाएगा, इसमें नेगेटिव लिया जाएगा। नहीं तो सारी चीजें जैसे मैंने बोला I कैसा होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। O भी कैसा होता है, इधर की तरफ पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट में V जो है वो भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी V भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पर हमारी सारी कंडीशन, यानी कि अगर मैंने बोला F इसका जो, तो फोकस कैसा होगा, तो फोकस भी इधर का इधर की तरफ होता है, राइट साइड में होता है, तो फोकस भी कैसा होता है, इसका पॉजिटिव होता है। यानी जितनी भी कंडीशन है इसकी कैसी बनती है, हमेशा फोकस बनती है। तो इसकी देखो चिन्ह प्रपाटी दोनों की, अवतल दर्पण उत्तर दर्पण की चिन्ह प्रपाटी कंप्लीट हो गई। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लेंस, और लेंस में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्या क्या चीज होती है, ठीक है। देखो भाई इससे आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं कि इसमें हमेशा जो दर्पण लिया जाता है, इसमें 2 माध्यम लगते हैं। क्या लगते हैं, 2 माध्यम। माध्यम का मतलब क्या हो गया, इधर की तरफ माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विरल, एक होता है सघन। विरल माध्यम कैसा होता है, जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल थोड़े से कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। और सघन जो माध्यम होता है उसमें कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल हमारे पास थोड़े से पास होते हैं। जैसे कि विरल में हम बोल सकते हैं वायु या निर्वात, और सघन में हम क्या बोल सकते हैं, कांच या अन्य कोई माध्यम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अन्य कोई माध्यम। जैसे मैंने ये फर्स्ट माध्यम मान लिया और ये वाला मैंने सेकंड माध्यम मान लिया। अभी हम यहाँ फर्स्ट और सेकंड लेके चलते हैं। पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं अपवर्तन क्या होता है, उससे 2 कंडीशन बनेगी, उनको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे कि किस माध्यम से किस में जाएगी, तो क्या अपवर्तन बनता है, तो उस तरीके को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन में डेफिनेशन क्या होती है भाई, ये मेरे पास क्या हो गया, ये पहला माध्यम था, ये दूसरा माध्यम, ये बीच वाली जो यहाँ पर ये है, ये क्या दोनों माध्यमों के बीच की क्या है, यहाँ पर रेखा है, ठीक है। तो इसके बीच में यहाँ पर मैंने क्या डाला, सबसे पहले ये क्या होता है, ये अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब होता है। मैंने बोला सबसे पहले कि प्रकाशीय किरण मैंने डाली यहाँ पे, तो जब प्रकाशीय किरण आती है तो बताओ इस वाली किरण का नाम क्या हो जाता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। जब किरण आ रही है तो यहाँ पे ये वाली किरण क्या होगी, मेरे पास आपतित किरण होती है। क्या होती है, आपतित किरण। यहाँ से टकराने का माध्यम कैसे हमारे पास देखो बीच में जो है ये यहाँ से क्या ट्रांसपेरेंट है, यानी कि कैसा है, पारदर्शी माध्यम है, तो प्रकाश की किरण निकलती है। लेकिन जब दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण कैसी हो जाती है, विचलित हो जाती है। विचलन का मतलब तो देखो यहां से जब विचलित होगी तो देखो ये भाई सीधी जानी चाहिए। कैसे जानी चाहिए, सीधी। ये ऊपर भी जा सकती है, ये इधर भी आ सकती है, यानी कि ये जो अवलंब है अवलंब की तरफ भी आ सकती है, अवलंब से दूर भी हट सकती है। तो यहाँ से 2 कंडीशन बनती है, यहाँ से दोनों कंडीशनों को पढ़ेंगे। तो देखो जब कोई प्रकाशीय किरण जाती है तो यहाँ से क्या होता है, उसका विचलन हो जाना। तो अपवर्तन में क्या पढ़ेंगे, जब कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका मार्ग से विचलित हो जाना, यानी कि या तो अवलंब से दूर हट जाना या अवलंब की ओर आ जाना, ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो इसमें देखो 2 कंडीशन बनती हैं। सबसे पहले कि अगर मैंने कहा अगर मैं पहला वाला माध्यम मान लेता हूं वायु और दूसरा वाला क्या मान लेता हूं माध्यम, देखो यहाँ पे नीचे वाला यानी कि सघन यानी कि कांच मान लेते हैं। तो ये तो हो गया मेरे पास कैसा माध्यम, सघन माध्यम हो गया, और ये मेरे पास कैसा माध्यम हो गया, विरल। वहां से डिनोट ऐसे भी कर सकता है, इसको विरल भी बोल सकते हैं, इसको सघन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो जब कोई प्रकाशीय किरण वायु से किस में आती है, सघन माध्यम में आती है, तो देखो वो हमेशा अभिलंब की ओर झुकती है, यानी कि यहाँ से ये वाली कंडीशन हट जाएगी। यानी क्या होगा, जब कोई प्रकाशीय किरण आती है और वो क्या होती है, अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब किसी उस माध्यम में जाती है वायु से कांच में, यानी कि विरल से सघन में जाती है।
सेकंड कंडीशन, अगर हम इन्हें चेंज करेंगे, ऊपर मेरे पास कांच बन जाता है और नीचे क्या बन जाती है, मेरे पास वायु बन जाती है। वायु होती है बृहद माध्यम, ये कैसा होता है, सघन माध्यम होता है। तो उल्टा हो जाता है, अब वो इधर झुक के ना क्या हो जाती है, अवलंब से दूर हट जाती है। दूर का मतलब कहां पहुंच जाती है, दूसरी तरफ, यानी कि दूर हट जाती है। ठीक है, तो यहां से दो कंडीशन बन गई हमारे पास प्रकाश के अपवर्तन की, कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे में आती है, अगर माध्यम कांच से वायु में है तो अवलंब से दूर हट जाती है, अगर वायु से कांच में होता है वो क्या हो जाती है, अवलंब की ओर झुक जाती है। इसके बाद देखो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास, यानी इसके नियम होते हैं, तो इसके भी नियम सेम परावर्तन की तरह कितने होते हैं, दो होते हैं। तो देखो इसके नियम पढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर नियम क्या होते हैं इसके, तो वो फर्स्ट नियम होता है सेम फर्स्ट नियम उसकी तरह, कैसे कि पहली जो आपतित कण है और इस वाली कण को क्या बोलते हैं, यहाँ पर बताओ, अपवर्तित कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तित कण बोलते हैं। तो देखो आपतित कण और अपवर्तित कण और क्या अवलंब, तीनों कहां पर मिलते हैं, एक ही तल पर मिलते हैं। सेम पहले वाला नियम है यहाँ पर, लेकिन दूसरा नियम क्या होता है, आपतित कण और अवलंब के बीच में कौन कौन सा बनता है, एंगल आई बनता है, जिसको हम बोलते हैं आपतन कोण। लेकिन देखो जो ये मेरे पास यहाँ पे अवलंब है और अपवर्तित कण है, इनके बीच में जो कोण बनता है वो कौन सा होता है, एंगल आर होता है। उस वाले कोण को हम क्या बोलते हैं बताओ, अपवर्तित कण कोण बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, अपवर्तित कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं, अपवर्तित कोण बोलते हैं। तो देखो यहाँ से दो एंगल हो गए मेरे पास, एक एंगल आई और एक एंगल आर। और यहाँ पर रिलेशन आप एक चीज, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये दोनों एक सीधी रेखा नहीं है। यहाँ पर ये क्या थोड़ी सी मुड़ रही है, तो यहाँ पर हम दोनों एंगलों को क्या नहीं कह सकते, बराबर नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन होता है कि ये किरण जितनी आई और यहाँ से जितनी मुड़ी है, तो मुड़ने को क्या बोलते हैं, यहाँ से अपवर्तनांक बोलते हैं। तो यहाँ से एक चीज आती है कि दूसरा नियम कहता है जो आपतन कोण की साइंजा होती है, यानी कि दूसरा नियम क्या कहता है हमारे पास, पहला नियम तो हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण की साइंजा तथा अपवर्तन कोण की साइंजा किसके बराबर होती है, हमारे पास एक अपवर्तनांक, यानी कि एक कांस्टेंट के बराबर होती है। उस कांस्टेंट को ही क्या बोला जाता है, अपवर्तनांक बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, यहां से एक कांसेप्ट और आता है निकल के, जो मेरे पास ये अपवर्तनांक होता है, तो ये अपवर्तनांक जो n होता है, यहां से ऐसे भी हो सकता है कि पहले वाला जो माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को भी हम किसे नोट कर सकते हैं, अपवर्तनांक से नोट कर सकते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, v1/v2, ये भी यहां से फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास दो कांसेप्ट हो गए, अपवर्तनांक का sin i अपॉन sin r, दूसरा हो जाता है v1/v2 यहां से। तो देखो अपवर्तनांक याद रखना, अपवर्तनांक क्या चीज होती है कि पहली प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे में जा रही है वो कितनी अपवर्तित हो रही है, उसी को क्या बोला जाएगा, अपवर्तनांक कहा जाता है। या हम बोल सकते हैं कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहां से हमारे पास प्रकाश का अपवर्तन कंप्लीट हो गया। और अपवर्तन हमेशा किसमें होता है, लेंसों में होता है। लेंसों की कंडीशन वगैरह तो देखना उसमें किस हिसाब से होती है। अपवर्तन की भी कंडीशन से उसी हिसाब, जैसे दर्पण में पढ़ते हैं उसी हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ लिया मेन पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर ये है, सेम उसी हिसाब से पूछते हैं। नेक्स्ट देखो आगे कॉन्सेप्ट क्या है, अपवर्तन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था अभी, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन हमारे पास क्लियर हो गया। अपवर्तन जो होता है वो हमेशा किसमें होता है, लेंस में होता है। लेंस मतलब कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, अपवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो देखो लेंस क्या होता है, लेंस हम बोल सकते हैं ऐसा पृष्ठ जिसका कैसा माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम होता है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, लेंस कहते हैं। ठीक है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, एक कैसा होता है, अवतल लेंस होता है। तो देखो उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस होता है इस हिसाब से और अवतल लेंस होता है इस हिसाब से। तो देखो एक चीज, इनकी हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, ऐसे लेंस जो के किनारों से पतले होते हैं, बीच में से कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उत्तल लेंस बोला जाता है। मैंने बोला अवतल लेंस कौन से होते हैं, जो किनारों से मोटे होते हैं, बीच में से कैसे होते हैं, पतले होते हैं, उनको कौन सा लेंस बोला जाता है, अवतल लेंस बोला जाता है। अगर मैं कंडीशन बोलूंगा यहाँ से कि अगर इसमें देखो स्थिति भी यहीं पर हम पढ़ लेते हैं, लेंस के बारे में पता चल गया, लेंस की डेफिनेशन पता चल गई क्या होती है। मैंने बोला जो बीच में होता है, पहले वहां पर हमने जब दर्पण में पढ़ा था वहां पर हम ध्रुव पढ़ते थे, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, इस वाले पॉइंट को O बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशित केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशित केंद्र। तो यहाँ से हम सीधे बोल देंगे उत्तल लेंस का जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाशित केंद्र कहते हैं। इसमें हमेशा दो फोकस होते हैं, एक हो जाए इधर की तरफ, देखो जब ये पहला वाला पृष्ठ है तो इसका फोकस कहां पर होता है, पीछे की तरफ F1 होता है। इधर की तरफ जो फोकस सेकंड पृष्ठ है तो इसका फोकस कहां पर होता है, F2, यानी कि इधर की तरफ कहां पर होता है, पीछे की पहले बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो इसके अकॉर्डिंगली मैं यहां से कहूंगा जो वक्रता केंद्र होगा वो क्या हो जाएगा, C2 इधर हो जाएगा, इधर की तरफ क्या हो जाता है, C1 हो जाता है। या इसको हम 2F1 भी बोल सकते हैं, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से 2F2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखो भाई, ऐसी सेम इसमें रहता है, इसका प्रकाशित केंद्र वो इधर होता है, इसका पहला पृष्ठ इधर है तो इसका पृष्ठ यानी कि फोकस F1 इधर हो जाता है, इसका फोकस कैसा हो जाता है, यहाँ पर बताओ, इधर का C1 हो जाता है, इधर की तरफ इसका फोकस F2 हो जाता है, इधर की तरफ क्या हो जाता है, C2 हो जाता है। अब एक चीज देखो, यहीं से मैं आपको बता देता हूं, देखो भाई
कंडीशन इसमें सेम आपने अवतल दर्पण में जिस हिसाब से दर्पणों में पढ़ी थी, सेम कंडीशन इसकी रेडो के नियम होते हैं, उसी प्रकार से इमेज पढ़ती हैं। उनको अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मेन पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट आगे मैंने आपको बताया इसमें ये कंडीशन इनके नाम हो गए। डेफिनेशन अगर आपसे पूछता है कि फोकस दूरी क्या होती है तो आप बता देंगे प्रकाश के केंद्र से वहां से दूरी। लेकिन इसमें हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे कि इसकी जो फोकस होती है, किसकी फोकस बताओ, अवतल दर्पण की फोकस ऑलवेज कैसी रखी जाती है, पॉजिटिव रखी जाती है। इसकी फोकस जो होती है वो हमेशा कैसी रखी जाती है, नेगेटिव रखी जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो इमेज है वो हमेशा कहां पर बनती है, राइट हैंड साइड में बनती है, तो इसलिए इसको कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। इसकी जो इमेज हमेशा कैसी है, प्रतीत होती है, वो लेफ्ट हैंड साइड में बनती है, तो इसलिए इसको कैसा लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। और कंडीशन आप पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से देख लेना इसमें कि बी यू और हमारे पास यानी और अदर चीजें वो किस हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास लेंस कंप्लीट हो गया कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस क्या होता है। अब इससे आगे देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि इसमें एक आता है कि जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन किस हिसाब से पढ़ते हैं हम लोग। देखो अपवर्तन कंप्लीट हो गया हमारे पास, अपवर्तन लेंसों में होता है, लेंसों के प्रकार कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा, एक होता है क्रांतिक कोण और एक होता है हमारे पास पूर्णांतरिक परावर्तन। तो देखो ये दो कॉन्सेप्ट है मेन, अब की बार डाले गए जो आपकी क्वेश्चन बैंक में भी पूछे गए, तो देखो वो वाले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं यहां से, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण कैसे पढ़ते हैं, देखो अभी हमने अपवर्तन पढ़ा था, अपवर्तन में मैंने आपको बताया था क्रांतिक कोण की कंडीशन होती है, ध्यान रखना कि जो क्रांतिक कोण होता है वो हमेशा पहले कौन सा माध्यम लिया जाता है, सघन माध्यम लिया जाता है, नीचे कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है। कौन सा होता है, विरल माध्यम। यानी कि जब हमेशा प्रकाश की इसमें जाती है वो कौन से माध्यम से जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो देखो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किसमें जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो एक चीज देखो यहाँ पर एंगल कौन सा होता है हमारे पास, आई एंगल होता है। और यहाँ से जब मैंने बोला जब ये इधर से इधर जाती है तो मैंने आपको बताया था ये दूर हटती है इससे, तो ये वाला एंगल कौन सा होता है, एंगल आर होता है। तो देखो क्रांतिक कोण क्या कहता है, एंगल आई यानी कि आपतन कोण को इतना बढ़ाओ, भाई आपतन कोण को क्या करो, इतना बढ़ाओ, यानी थोड़ा सा इसको इधर लेके आओ कि जो ये हमारे पास अपवर्तित किरण है वो कैसी हो जाए, यानी कि पृष्ठ के समांतर हो जाए। यानी कि ये वाली किरण कहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, यानी कि ये वाला कोण कितना बन जाए आपके पास, 90 बन जाए। तो यहां से मैं कह सकता हूं एंगल आर बराबर कितना हो जाए, 90। देखो दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, क्रांतिक कोण की डेफिनेशन क्या कहती है, आपतन कोण के मान को इतना बढ़ाओ कि जो हमारे पास अपवर्तन कोण है वो कितना हो जाए, 90 हो जाए। उसी को क्या बोला जाता है, क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, क्रांतिक कोण। इसको हम किससे नोट करते हैं, आईसी से नोट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्रांतिक कोण हो गया, ठीक है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, इसको हम आईसी से नोट करते हैं। और देखो एक आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो पूर्णांतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, तो देखो पूर्णांतरिक परावर्तन होता है कि जैसे ये वाला जो एंगल था, अब हमारे पास जब थोड़ा सा इसको घुमाया, ये वाला एंगल बन चुका है मेरे पास कौन सा, आईसी। कौन सा बन चुका है, आईसी। अब ये कहता है अगर मैं इस आईसी को अगर और थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आता हूं, तो एक चीज देखो ये वाली किरण यहां से कहां उठ जाती है, ये पूरी सी ऊपर की तरफ चली जाती है। जब ये ऊपर चली जाती है तो ये किसकी तरह काम करने लग जाती है, परावर्तन की तरह काम करने लग जाती है। तो यहां से हम ये क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो परावर्तित हो जाती है तो इसी को क्या बोला जाता है, पूर्णांतरिक परावर्तन बोला जाता है। यानी कि क्रांतिक कोण को इतना बढ़ाओ कि जो किरण है समांतर थी वो कहां पर चली जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, वो किसकी तरह वर्क करने लग जाती है, वह एक परावर्तन की तरह काम करती है। तो यहां से हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो इसी को क्या बोला जाता है, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन बोला जाता है। यानी कि हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन, यहाँ पर क्या आ गया, परावर्तन। तो यानी परावर्तन हो रहा है, लेकिन कैसा परावर्तन हो रहा है, पूर्णांतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से, यानी क्रांतिक कोण और परावर्तन कोण। अब एक चीज देखो इसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तुम्हारा आता है यहाँ से आगे नेक्स्ट, यानी कि जो अपवर्तन होता है, तो देखो अपवर्तन का एक सूत्र होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम बोलेंगे जो लेंस का सूत्र है, तो लेंस का सूत्र पढ़ेंगे, यहीं से पढ़ लेते हैं दर्पण का सूत्र, यानी दोनों फॉर्मूले। तो देखो लेंस का सूत्र क्या होता है, तो देखो लेंस का सूत्र यानी कि इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ से फॉर्मूला होता है इसका 1/f बराबर 1/b माइनस का क्या होता है 1/u। इसी से यहाँ पे हम पढ़ेंगे दर्पण का सूत्र क्या होता है, रिलेटेड में पढ़ेंगे दोनों। पिछली क्लास में नहीं पढ़ा था पिछली बार, क्योंकि यहाँ से हम दोनों को रिलेशन से पढ़ेंगे। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू कितना 1/b प्लस का 1/u। देखो दोनों सेम है, बट लेंस की बात चलती है तो वहां पर नेगेटिव आ जाता है, और जब दर्पण की बात चलती है तो वहां पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, ठीक है। यहाँ से जो f होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, फोकस दूरी कहते हैं। b जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, b होती है हमारे पास क्या, प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रतिबिंब की
दूरी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है, या बोले प्रकाश केंद्र से क्या होती है दूरी होती है, यू क्या होती है वस्तु की दूरी होती है, यानी वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे सेम ये रहेगा, एफ क्या होगा वही फोकस दूरी होगी, बी क्या हो जाएगा भाई प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, यू क्या हो जाता है वस्तु की दूरी हो जाती है। तो सेम कॉन्सेप्ट है इसमें, यहाँ से ये हो गया लेंस का सूत्र, ये हो गया दर्पण का सूत्र, ठीक है। तो यहाँ से सूत्र खत्म हो गए। इसके बाद देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास आवर्धन, ठीक है। तो देखो दर्पण में हम पढ़ते हैं यहाँ से कॉन्सेप्ट कौन सा वाला, आवर्धन। क्या पढ़ते हैं, आवर्धन। आवर्धन क्या होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कितना होना बड़ा होना है, ठीक है। यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं एम से, तो एम बराबर इसका फॉर्मूला होता है क्या, बी अपॉन यू, या हम माइनस का बी अपॉन यू, या बोल सकते हैं हम लोग आई अपॉन ओ, या हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को भी आवर्धन कहा जाता है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट देखो इसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो इसका आवर्धन क्या होता है, इसका आवर्धन होता है यानी एम से इग्नोर करते हैं, बट इसमें क्या आता है बी अपॉन यू होता है, आई अपॉन ओ, बट इसमें एक डिफरेंट होता है, इधर माइनस आता है इधर की तरफ प्लस आता है, ठीक है। लेंस में प्लस आता है इधर माइनस आता है, ठीक है। तो दोनों में आवर्धन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूले आपके इसमें न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हमारे पास देखो लेंस में एक चीज एक्स्ट्रा आती है, लेंस में यहां से हमारे पास आता है क्या, लेंस की जो दक्षता होती है, क्या होती है लेंस की दक्षता, या हम इसको बोल सकते हैं देखो लेंस की क्षमता भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्षमता भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग क्षमता, जिसको हम किससे नोट करते हैं, पी से करते हैं, किससे करते हैं, पी से करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f। अब एक चीज देखो यहां से हम कहेंगे इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, लेंस की जो क्षमता होती है दक्षता होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है P बराबर 1/f। तो यहां से हम कहेंगे लेंस की दक्षता उस लेंस की फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि जितनी अगर मैंने फोकस दूरी उसकी बढ़ा दी तो उसकी दक्षता कैसी हो जाती है, उसकी कम हो जाती है। फोकस कम है तो उसकी दक्षता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देखो यहां से इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, दो फॉर्मूले कौन से, अगर P बराबर एक होता है 1/f, अगर यहाँ पर f किस में है, मीटर में है, तो ये फॉर्मूला लगता है। अगर P बराबर यहाँ से देखो 100 बट्टे क्या होता है f होता है, अगर f किस में यहाँ पर सेंटीमीटर में है, ठीक है। यहाँ से मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि जो P हमारे पास क्षमता होती है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक याद रखना क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको हम किससे नोट करते हैं, d से नोट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है, ये पॉजिटिव निकल के आता है, नेगेटिव तो किस पर डिपेंड करता है, लेंस पर डिपेंड करता है। लेंस यानी कि हमारा अवतल है या उत्तल है। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट अपनी तैयारी करना, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।